सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी ऑफ कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी। कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी की बात करने से पहले आई नीड टू रिमाइंड यू कि जब हम क्वांटम फील्ड थ्योरी को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले जो बातें करते हैं उनमें से एक बात ये होती है कि पोइनकारे ग्रुप क्या है। तो पोइनकारे ग्रुप में रोटेशंस और ट्रांसलेशंस होती हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ अभी लॉरेंस ग्रुप की बात करूं जिसमें सिर्फ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस और रोटेशंस होती हैं, तो वो मैट्रिक टेंसर को एक बहुत ही पर्टिकुलर तरीके से ट्रांसफॉर्म करती हैं। सो मैं रिमाइंड करवाने के लिए ये आपको बता सकता हूँ कि मैट्रिक टेंसर जो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कुछ यूँ लिखी जाती है एब्रीविएट करके, राइट। जहाँ पे ये जो लैम्डा है ये एक एलिमेंट है लॉरेंस ग्रुप का। बट कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी जो है उसके स्टार्ट में हमें ये पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस। आपने शायद कॉम्प्लेक्स नंबर्स के किसी कोर्स में कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस का नाम सुना हो और आपने शायद वहाँ पे ये सुना हो कि इसका ताल्लुक एंगल्स को प्रिजर्व रखने से है। वो बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अगर हम आर्बिट्ररी डिमेंशंस में और आर्बिट्ररी सिग्नेचर में कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी पढ़ना, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस को डिफाइन करना चाहें तो ये जो एंगल्स का कॉन्सेप्ट है ये कोई इतना अच्छा नहीं है। बिकॉज फॉर एग्जांपल मिन्काउस्की स्पेस में जहाँ पे एक कुछ डायरेक्शंस टाइम की डायरेक्शंस भी हो सकती हैं। हम ऐसी स्पेसेस को भी स्टडी कर सकते हैं जहाँ पे मोर देन वन टाइम डायमेंशन हो, लेकिन अगर एक भी टाइम डायमेंशन हो तो वहाँ पे एंगल का कॉन्सेप्ट बिकम्स यूजलेस, राइट। सो हमें कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस को डिफाइन करना है, तो हम उसको डिफाइन करेंगे इस तरह कि वो मैट्रिक टेंसर को किस तरह से चेंज करती है। सो डेफिनेशन जो है वो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन की वो ये है। कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस को अब मैं CT कहूँगा, राइट। कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस को मैं डिफाइन करने लगा हूँ, लेकिन आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस जिस तरह पोइनकारे ग्रुप की जो ट्रांसफॉर्मेशंस है, रोटेशंस और ट्रांसलेशंस और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस, वो कोऑर्डिनेट्स को भी ट्रांसफॉर्म करती हैं और वो फील्ड्स को भी ट्रांसफॉर्म करती हैं। कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस भी ऐसी ही हैं, लेकिन डेफिनेशन जो है कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस की वो कुछ यूँ है। कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो मैट्रिक टेंसर को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करे कि मैट्रिक टेंसर बिकम्स सम स्केलर मल्टीपल ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक टेंसर। और आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये जो स्केलर मल्टीपल है ये x पे डिपेंडेंट हो सकता है, यानी कि हर पॉइंट पे सेम होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक इस पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि दिस शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, राइट। कुछ लोग जो हैं फॉर एग्जांपल वो इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर यूज़ करते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा, लेकिन ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन हम ज़ीरो नहीं चाहते कि हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मैट्रिक टेंसर वैनिश हो। फॉर एग्जांपल डेविड टोंग के जो नोट्स हैं स्ट्रिंग थ्योरी के, उसके अंदर ये वाली कन्वेंशन यूज़ की हुई है उसने, लेकिन मैं इसको दूसरी कन्वेंशन यूज़ करूँगा जो मैं यूज़ करता हूँ, ये वाली, लेकिन मैंने ये बता दिया है कि लैम्डा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब इससे आगे चलते हैं। अभी हम इससे आगे चलें तो उसमें इससे पहले मैं आपको आई थिंक प्रॉब्ली ये प्रीमेच्योर हो बताना, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी को पढ़ने का तरीका बहुत डिफरेंट है क्वांटम फील्ड थ्योरी को पढ़ने से। क्यों? वो इसलिए क्योंकि क्वांटम फील्ड थ्योरी में हम पर्टिकुलर लैग्रांजियंस लिखते हैं डिफरेंट फील्ड थ्योरीज के लिए, और फिर हम उसको स्टडी करते हैं। लेकिन कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी में हम रेयरली कभी लैग्रांजियन लिखते हैं, और ज़्यादातर हम सिर्फ ये देखते हैं कि कन्फॉर्मल सिमेट्री की क्या, यानी कि अगर मैं कन्फॉर्मल सिमेट्री को ले लूँ कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस में, किसी थ्योरी अगर कोई थ्योरी जो है वो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस में सिमेट्रिक है, इनवेरिएंट है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, राइट। तो इस तरह की अप्रोचेस को हम कन्फॉर्मल बूटस्ट्रैप भी कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ ये कन्फॉर्मल बूटस्ट्रैप, ताकि आप नोट कर लें, लेकिन ये यहाँ पे शायद थोड़ा प्रीमेच्योर है बताना। मैंने ये इसलिए बताया है ताकि आप एक्सपेक्ट ना करें कि मैं लैग्रांजियंस लिखूं, राइट। तो कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी का जो कोर्स है ये एक तरह से सिर्फ कन्फॉर्मल सिमेट्री के कॉन्सिक्वेंसेस जो है उनको स्टडी करने के लिए होगा। खैर, आई थिंक ये थोड़ा प्रीमेच्योर था वैसे, लेकिन फिर भी अब
इस डेफिनेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? वेल, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैट्रिक टेंसर ट्रांसफॉर्म किस तरह करता है। अगर मैं कोई भी अगर मैं कन्फॉर्मल सिमेट्री भी एज्यूम ना करूँ, कुछ भी एज्यूम ना करूँ, तो एक जनरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या लॉ क्या होता है मैट्रिक टेंसर की ट्रांसफॉर्मेशन का? वेल, सपोज करते हैं कि x जो है x प्राइम, दिस इज x म्यू प्लस, और अभी देख सकते हैं कि चूंकि ये एक इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन है कोऑर्डिनेट्स की। इन्फिनिटेसिमल का मतलब ये है कि ये जो है ये इन्फिनिटेसिमल है या फिर स्मॉल है एज कम्पेयर टू x, राइट। सो एक चीज़ आप देख सकते हैं कि मैंने जो ये एप्सिलॉन म्यू है ये डिपेंडेंट है x पे। इसका मतलब है कि ये एक आर्बिट्ररी ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट। ये कोई ट्रांसलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये जो एप्सिलॉन म्यू है ये कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट नहीं है। एप्सिलॉन म्यू जो है वो डिपेंडेंट है x पे, इसका मतलब है कि ये आर्बिट्ररी ट्रांसफॉर्मेशन है। सो अगर मैं x म्यू के लिए एक्सप्रेशन लिखूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, और मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि ये जो एप्सिलॉन म्यू है ये x म्यू पे अब डिपेंडेंट है। खैर, इससे इतना को फर्क नहीं पड़ता वैसे। अब मैं मैट्रिक टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लिखता हूँ, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए अगर आपने टेंसर एनालिसिस पढ़ा हुआ है। तो मैट्रिक टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जो है वो कुछ यूं है, राइट। अब ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ से, तो ये कुछ यूं आएंगे। राइट। इसका मतलब ये है कि ये वाला डेरिवेटिव, राइट। तो मैं इसको समराइज करके यूँ लिख रहा हूँ। अब अगर मैं ये रिजल्ट जो है पार्शियल डेरिवेटिव्स का, यानी कि ये वाला रिजल्ट यहाँ यूज़ करूँ तो मुझे कुछ यूँ मिलता है। मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, राइट, एंड अल्फा बीटा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तमाम टर्म्स को। और एक लास्ट टर्म जो होगी वो चूँकि एप्सिलॉन स्क्वायर के ऑर्डर की है तो उसको मैं निगलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशंस की बात कर रहा हूँ। खैर, तो जो फर्स्ट टर्म है वो बन जाएगी ये कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, और ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आता है, क्योंकि अगर मैं इस कोर्स के लिए एज्यूम करूँ कि आपने क्वांटम फील्ड थ्योरी और रिलेटिविटी कुछ बेसिक्स पढ़े हुए हैं उसके, तो इस तरह की सिंपल कॉन्ट्रैक्शंस आपको आती हैं करनी। ओके, सो दूसरी टर्म जो है उसमें ये जो मैट्रिक टेंसर है ये एप्सिलॉन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और इस पहले वाले के साथ भी हो रहा है। सो हमारे पास कुछ न्यू बनेगा, और तीसरी टर्म में हमारे पास कुछ यूँ बनेगा, और मैं लास्ट टर्म को इग्नोर कर रहा हूँ। ओके, सो एट द एंड हमारे पास कुछ यूँ बन रहा है। और एक चीज़ जो कि मैं पहले ही बता दूं कि हर एप्सिलॉन जो है वो एक्स पे डिपेंडेंट है। मैं उसका आर्ग्यूमेंट लिख नहीं रहा, जिस तरह मैंने स्टार्ट में लिखा था यहाँ पे उसी तरह से आप रिज्यूम करें कि एप्सिलॉन जो है वो एक्स पे डिपेंडेंट है। ओके, आई थिंक आई शुड चेंज द कलर। ओके, अब हमने किया ये है कि हमने देखा है कि मैट्रिक टेंसर जो है ये ट्रांसफॉर्म होके कुछ यू बन जाता है। अब कन्फॉर्मल इन्वेरिएंस के लिए ये ज़रूरी है कि जो ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक टेंसर है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए ओरिजिनल मैट्रिक टेंसर के। तो
ये तो खैर पहले ही प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल मैट्रिक टेंसर के। इसका मतलब है कि जो ये चीज़ है ये भी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए ओरिजिनल मैट्रिक टेंसर के, राइट। सो इसका मतलब ये है कि कन्फॉर्मल इन्वेरिएंस ये इम्पोज करती है कि जो ये चीज़ है दिस शुड बी सम फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी म्यू। मैं लेमडा इसलिए लिख रहा क्योंकि लेमडा जो है वो टोटल मैट्रिक टेंसर की साथ आता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि लेमडा क्या होगा, तो लेमडा यहाँ पे होगा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, बिकॉज ये टर्म भी है ट्रांसफॉर्म मैट्रिक टेंसर में, राइट। तो मैं लेमडा इसलिए नहीं लिख रहा, लेकिन मुझे ये पता है कि कन्फॉर्मल इन्वेरिएंस की वजह से ये टर्म जो है वो मैट्रिक टेंसर के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो मैंने एक प्रोपोर्शनलिटी फंक्शन जो है वो चूज़ कर लिया, फंक्शन कांस्टेंट नहीं, क्योंकि ये जो प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर होना चाहिए ये डिपेंड कर सकता है एक्स पे। ओके, सो अब एक काम करते हैं, ये जो लास्ट इक्वेशन है इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, म्यू और म्यू को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो कुछ यूँ बनेगा, दोनों टर्म्स सेम हैं और यहाँ पे मैट्रिक टेंसर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो जो पहली जो लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर दोनों टर्म्स सेम है, तो ये 2 टाइम्स ये जो मैंने लिखा है ना इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्टेड, तो ये डॉट प्रोडक्ट की तरह बन जाता है, तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया। खैर इज इक्वल टू डी टाइम्स दिस। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है नंबर ऑफ डायमेंशंस, कितने डायमेंशंस में आप काम कर रहे हो। तो हमें पता है कि मैट्रिक टेंसर जो है वो डायगोनल है, हम मिन्काउस्की स्पेस में काम कर रहे हैं, राइट। तो ये मिन्काउस कुछ लोग कुछ बुक्स आप देखोगे कि वो जी नहीं यूज़ करती हैं, वो डायरेक्ट ईटा ही यूज़ करती हैं, लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम मिन्काउस्की नहीं कहना चाहिए, यूक्लिडियन स्पेस में काम कर रहे हैं, राइट। यूक्लिडियन स्पेस में मिन्काउस्की यूक्लिडियन में फ़र्क ये है कि यूक्लिडियन स्पेस में कोई टाइम वो नहीं होता, कोई टाइम डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन अगर मिन्काउस्की स्पेस भी हो तब भी ये चीज़ जो है ये नंबर ऑफ डायमेंशंस के ही इक्वल होती है हमेशा। खैर, सो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम एफ ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ जो कि पहले एफ ऑफ एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स टाइम्स जो है जी म्यू न्यू थी, अब एफ ऑफ एक्स की मैं यहाँ पे वैल्यू रख सकता हूँ, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, हम देखेंगे कि इस इक्वेशन की तरफ हम बार बार वापस आएंगे अभी थोड़ी देर में। ये इक्वेशन जो है ये दरअसल जो एप्सिलॉन एक डिफॉर्मेशन है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो एक्स म्यू जो था वो एक्स म्यू था प्लस ये था, तो ये एक तरह से डिफॉर्मेशन है कोऑर्डिनेट्स की। तो कन्फॉर्मल इन्वेरिएंस जो है वो दरअसल एप्सिलॉन पे एक कंस्ट्रेंट रखती है, और वो कंस्ट्रेंट ये बॉक्स्ड इक्वेशन है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसकी तरफ हम आएंगे अभी बार बार। तो अब क्या करना है हमने कि हमने इस इक्वेशन से 2 और इक्वेशंस डिराइव करनी है। जो वाले पहली इक्वेशन जो डिराइव करनी है उसके लिए आप सिंपली इस इक्वेशन के ऊपर एक और डेरिवेटिव अप्लाई करो, ये वाला डेरिवेटिव दोनों साइड्स पे। राइट, सो इसके लिए आप देख सकते हो कि इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है, और मैं पहले बता चुका हूँ इसका मतलब क्या है जो मैंने अभी लिखा है लास्ट, ये चीज़ जो है ये दरअसल ये है, राइट। तो बॉक्स ऑपरेटर आपको पता है कि ये 4 डायमेंशनल नहीं कहना चाहिए, ये एक आर्बिट्ररी लेप्लासियन है दरअसल, लेकिन इसको यूँ भी लिखा जाता है पार्शियल म्यू पार्शियल म्यू। So this is equal to 2 over d this thing, right। अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन पे पार्शियल न्यू अप्लाई करना है, लेकिन इसमें न्यू नीचे होगा, तो ये अप्लाई करते हैं दोनों साइड्स पे।
अब इसको एक्सपेंड करते हैं जितना कर सकते हैं। बल्कि आप एक चीज़ देखो कि ये जो टर्म है और जो ये टर्म है ये आइडेंटिकल हैं, इनके कोएफिशिएंट्स बस डिफरेंट हैं। सो आप इसको यूँ लिख लो 1 माइनस 2 ओवर डी प्लस दिस थिंग, दिस इज 0। अब एक काम करते हैं कि इसमें म्यू और न्यू एक्सचेंज करते हैं, तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। खैर, तो इक्वेशन जो है ये बन जाएगी 1 माइनस 2 ओवर डी न्यू, क्योंकि दोनों फ्री इंडिसेस हैं। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, राइट। सो अब आप देख सकते हो कि ये टर्म और ये टर्म तो खैर सेम है बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव्स कम्यूट करते हैं, लेकिन जो दूसरी टर्म्स है वो डिफरेंट है। सो पहली वाली टर्म जो है वो 2 दफ़ा आ जाएगी, 2 टाइम्स प्लस बॉक्स ऑफ दिस थिंग, दिस इज 0। लेकिन अभी हमने जो बॉक्स इक्वेशन ऊपर लिखी थी, हम उसमें से इसका एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि वो इसके इक्वल है। तो ये अब हम अगर यूज़ करें तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे हम जानते हैं कि ये इक्वल होना चाहिए 2 ओवर डी टाइम्स दिस थिंग टाइम्स दिस थिंग, राइट। सो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा कुछ यूँ 1 माइनस 2 ओवर डी पार्शियल म्यू प्लस 1 ओवर डी। 2 मैंने कॉमन लेके कैंसिल डिवाइड कर दिया 0 के नीचे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इस पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर आपके पास, सॉरी मैंने कुछ मिस किया है, आई थिंक यहाँ पे बॉक्स ऑपरेटर भी है, दिस थिंग, ओके। अब आप इस पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कुछ यूँ बनेगा d माइनस 2 टाइम्स दिस थिंग, सॉरी इसमें से ये चीज़ कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि इस पे ऑपरेट हो रहा है, तो ये कॉमन ले लेते हैं d माइनस 2, राइट, ओके। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इस इक्वेशन से बहुत जल्दी नज़र आ जाती है और वो कुछ यूँ है। अगर आप म्यू और न्यू को कॉन्ट्रैक्ट कर दो इस बॉक्स इक्वेशन के अंदर, तो हमें मिलता है जी को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, मैं पहले बता चुका हूँ, उससे डी मिलता है, तो डी बॉक्स d माइनस 2 और आगे फिर बॉक्स बन जाएगा अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगा उन दोनों को, तो इज इक्वल टू 0। और आप देख सकते हो कि बनेगा 2 टाइम्स d माइनस 1 बॉक्स, और इसका मतलब है कि d माइनस 1, राइट। ये जो इक्वेशन है ना, अब जितनी भी मैंने अभी इक्वेशंस लिखी हैं बॉक्स इक्वेशंस, तीनों बॉक्स इक्वेशंस, वो इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर कन्फॉर्मल इनवेरिएंस आपको चाहिए। लेकिन ये जो लास्ट बॉक्स इक्वेशन है बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कह रही है कि अगर d 1 है, so if d is equal to 1, sorry, okay, so if d equal to 1, तो फिर any epsilon satisfies this equation। इसका मतलब है कि अगर 1 डायमेंशन में आप बात कर रहे हो तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो। एनी एप्सिलॉन का मतलब है कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि 1 डायमेंशन में तमाम ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि याद रखने की ज़रूरत है कि वन डायमेंशन में हर ट्रांसफॉर्मेशन कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है। खैर, लेकिन ये वाला रिजल्ट सिर्फ 1 डायमेंशन के लिए, इसलिए 1 डायमेंशनल कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरीज जो है वो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए इंटरेस्टिंग होती हैं लेकिन वरना इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है वो। ओके, सो अब हमने एक और इक्वेशन डिराइव करनी है। हम दोबारा से जाते हैं इस बॉक्स इक्वेशन पे, ये वाली बॉक्स इक्वेशन है, ये वाली, और इसको लिखते हैं दोबारा, सॉरी
दिस इज 2/d दिस थिंग टाइम्स दिस थिंग। अब एक काम करते हैं कि इस पे एक और डेरिवेटिव ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल पार्शियल अल्फा कर लेते हैं। सो पार्शियल अल्फा इज इक्वल टू दिस थिंग। एक काम करते हैं कि ये मैट्रिक टेंसर को पहले लिख लेते हैं, राइट। ओके, अब एक काम करते हैं, ये इसको मैं एक और कलर में लिख लेता हूँ कि अल्फा म्यू एंड न्यू इनकी साइक्लिक साइक्लिक कॉम्बिनेशंस को हम लेंगे और यही इक्वेशन जो मैंने लास्ट इक्वेशन लिखी है ये 2 दफ़ा और लिखेंगे, लेकिन मैं अल्फा म्यू और न्यू को इस ऑर्डर में चेंज करता जाऊँगा। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो है ये पार्शियल अल्फा है, तो इसकी जगह हो जाएगा पार्शियल म्यू, क्योंकि अल्फा जो है वो म्यू बन रहा है, और इसी तरह से सारे के सारे चेंज होंगे। सो इक्वेशन कुछ यूँ बनेगी, पार्शियल म्यू अल्फा, और फिर इसी तरह सारा चेंज होगा। राइट, अब मैं ये करता हूँ कि पहली 2 इक्वेशंस को ऐड करता हूँ और उसमें से लास्ट इक्वेशन माइनस कर देता हूँ, तो उससे क्या होगा? वेल, बहुत कुछ होगा। तो अब आप भी देख सकते हो कि अगर आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की बात करो अभी, तो पहली 2 इक्वेशंस को मैं ऐड कर रहा हूँ, उसमें से लास्ट इक्वेशन माइनस कर रहा हूँ। तो ये जो टर्म है ये वाली, वेल एक्चुअली वही टर्म जो है वो ये भी है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि लास्ट तो माइनस हो रही है ना। ये जो टर्म है लास्ट में, वेल एक्चुअली वो टर्म ये भी है, इसका मतलब है कि ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगी, राइट। तो हमारे पास और लास्ट चीज़ ये कि ये दोनों टर्म जो बच गई हैं ये दोनों सेम है, राइट। तो 2 टाइम्स ये टर्म आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे। सो 2 टाइम्स सॉरी राइट, और राइट हैंड साइड पे तो तीनों टर्म्स डिफरेंट हैं। एक चीज़ आप देखो, इन सब में 2 है, तो राइट हैंड साइड पे भी 2 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला 2 आप भूल जाओ बिल्कुल, तो और राइट हैंड साइड से भी भूल जाते हैं। 1/d कॉमन लेते हैं, राइट, और इसी तरह से म्यू अल्फा दिस, और लास्ट वाला माइनस हो रहा है, ये याद रखना है, ये सारा ऑपरेट हो रहा है इसके ऊपर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, ये भी थोड़ी देर में हमारे काम आएगी, राइट। ओके, तो हमने कुछ इक्वेशन डिराइव कर ली हैं जो कि कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए कन्फॉर्मल सिमेट्री का, लेकिन अभी तक हमने वो ट्रांसफॉर्मेशंस वर्कआउट नहीं किए हैं जो कि कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकती हैं। तो अब अगर मैं पीछे इस बॉक्स पे जाऊँ, इस इक्वेशन पे जाऊँ, ये वाली इक्वेशन, तो ये वाली इक्वेशन मैं अगर लिखूँ दोबारा, तो ये कुछ यूँ है कि जी म्यू न्यू बॉक्स्ड प्लस d-2 दिस इज 0। तो ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि जो थर्ड डेरिवेटिव्स हैं एप्सिलॉन के वो 0 हैं, बिकॉज ये इक्वेशन जो है ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस स्टेटमेंट को थोड़ा और रिगोरस बनाया जा सकता है, लेकिन मैं अभी इसको स्किप करूँगा। अगर आपको इसका रिगोरस प्रूफ चाहिए हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, तो मैं आपको शायद एक वीडियो बना के वो बता दूँ। लेकिन ये मैं ये बता रहा है कि एप्सिलॉन के जो थर्ड डेरिवेटिव्स हैं वो 0 हैं। इसका मतलब है कि एप्सिलॉन जो है वो एट मोस्ट क्वाड्रेटिक हो सकता है एक्स में। तो इसका मतलब है कि एप्सिलॉन जो है उसमें एक कांस्टेंट टर्म हो सकती है, ए कांस्टेंट है, एक लीनियर टर्म हो सकती है जो एक्स में लीनियर हो, जैसे कि ये वाली टर्म, और एक क्वाड्रेटिक टर्म हो सकती है जो कि एक्स में सेकंड पावर हो जिसकी, राइट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि इन तमाम टर्म्स को अलग अलग हम एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं
कि अगर एप्सिलॉन जो है ये ए है तो आपको याद होना चाहिए कि एक्स जो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कुछ यूँ है। तो अगर एप्सिलॉन जो है वो ए है सिर्फ, राइट, तो आप देख सकते हो कि ये सिर्फ एक ट्रांसलेशन है, राइट। अच्छा, ये तो नहीं समझ आ गई कि ये ट्रांसलेशन है, लेकिन हमने एक और काम भी करना जो कि बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि हमने इन तमाम की तमाम ट्रांसफॉर्मेशंस के जनरेटर्स कैलकुलेट करने हैं। तो मैं याद करवाने के लिए आपको बता देता हूँ कि अगर x जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है इस तरह 1 + i टाइम्स सम पैरामीटर, फॉर एग्जांपल पैरामीटर अगर ये है टाइम्स दिस थिंग, तो जो भी यहाँ पर आता है वो जनरेटर होता है, यानी कि k रो जो है वो जनरेटर है। ऐसा भी हो सकता है कई दफ़ा कि पैरामीटर्स जो हैं वो एक इंडेक्स से ना डिस्क्राइब होते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है, और अब होगा ऐसे कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए पैरामीटर्स पे 2 इंडिसेस हों, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा आना चाहिए जिस पे 2 इंडिसेस हों, राइट, तो फिर ये जनरेटर है। तो ये फॉर्म मैं आपको याद करवा रहा हूँ। तो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को इस फॉर्म में अगर हम लें तो फिर हम जनरेटर को ऐसे रीड आउट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो फिर इस ट्रांसलेशन का क्या करें? वेल, इसको हम यूँ कर सकते हैं, दिस इज एक्स म्यू प्लस ए दिस थिंग और डेल्टा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रिमेंबर हमें करने की एक बात, और ये बार बार मैं यूज़ करूँगा तो अच्छा है कि आप अभी से समझ लो, ये डेल्टा इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, राइट। इस डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो डेल्टा म्यू न्यू है। ओके, तो मैं ये अगर यूज़ करता हूँ तो एक्स प्राइम जो है वो बन जाता है कुछ न्यू, राइट। लेकिन आपको पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जनरेटर के लिए हमें एक आई चाहिए होता है, तो आई में कैसे लेकर आऊँ? वेल, आई और माइनस आई में खुद इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, बिकॉज आई टाइम्स माइनस आई जो है वो 1 होता है। तो दिस इज जस्ट एक्स म्यू प्लस आई टाइम्स माइनस आई दिस थिंग, और फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस दिस थिंग। अब देखो ये बिल्कुल वैसे ही बन गई है जिस तरह जनरेटर होना चाहिए। तो मैंने कहा था कि जो भी यहाँ पर आए वो जनरेटर है। तो ट्रांसलेशंस का जो जनरेटर है उसको हम कहते हैं मोमेंटम जनरेटर, राइट। तो ये ट्रांसलेशंस का जनरेटर है। जनरेटर से कम्यूटेटर्स हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। खैर, तो हमने पहली टर्म को तो देख लिया है, जो ये वाली पहली टर्म थी। अब चलते हैं दूसरी टर्म की तरफ, जो कि ये है, राइट। इसको किसी और कलर में करते हैं। ओके, सो एप्सिलॉन जो है अगर वो हो ये, तो फिर इसका क्या मतलब होगा? वेल, हम एक जो ये हमने बॉक्स इक्वेशन लिखी थी, मैं वो दोबारा लिखता हूँ। ये मैंने कुछ टाइम पहले लिखी थी, यहाँ लिख लेता हूँ। तो देखते हैं कि अगर मैं एप्सिलॉन की ये एक्सप्रेशन इस इक्वेशन में पुट करूँ तो क्या होता है। सो सबसे पहले मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ ये। तो ये जो है, बल्कि यहाँ ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब है दिस थिंग। सो बल्कि क्या अजीब सा मैं इंडिसेस यूज़ कर रहा हूँ, ये बेहतर है। ओके, अब b तो कांस्टेंट है, तो इस पे तो डेरिवेटिव ऑपरेट होगा नहीं। इस पे अगर हुआ तो ये बनता है दिस थिंग, और ये इक्वल आ जाएगा b कौन की b के दोनों इंडिसेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपस में, क्योंकि मैट्रिक टेंसर ने रेज कर दिया एक इंडेक्स उसका। ओके, इसका मतलब ये है कि ये तो ये आ गया, ठीक है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड देखनी है, तो ये कैलकुलेट करते हैं अब। तो ये है कुछ यूं, राइट। अगेन b एक कांस्टेंट है और मैं डेरिवेटिव भी ऑपरेट कर रहा हूँ। अब देख सकते हो कि मैंने दरअसल ये चीज़ लगाई है यहाँ पे, ये चीज़ यूज़ की है मैंने, ठीक है।
प्लस दिस थिंग, राइट। तो अब हमारे पास दोनों साइड्स आ गई हैं। तो जो ये इक्वेशन है, ये सारी की सारी इक्वेशन ये हमें कुछ यूँ देती है कि बी म्यू न्यू प्लस बी न्यू म्यू इज़ 2/d, और ये हमने कैलकुलेट यहाँ किया था। तो दिस इज़ बी म्यू म्यू, म्यू नहीं यूज़ करना चाहिए, कोई और यूज़ कर लेते हैं क्योंकि म्यू यहाँ भी यूज़ हो रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रही है, ये क्वेश्चन ये कह रही है कि बी का जो सिमेट्रिक पार्ट है, अगर मैं सपोज करूँ कि 2 को यहाँ ले आऊँ, यहाँ पे डिवाइड कर दो लाके, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बी का सिमेट्रिक पार्ट है। वो ये कह रहा है कि बी का सिमेट्रिक पार्ट जो है वो प्रोपोर्शनल है आइडेंटिटी में। वेल, चूँकि हम यूक्लिडियन स्पेस में काम कर रहे हैं तो मैट्रिक टेंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, राइट। अब किसी भी मैट्रिक्स, अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसका एक पार्ट, वेल पहली बात तो ये है कि जो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं उनका ट्रेस ज़ीरो होता है, ठीक है। लेकिन जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बी म्यू न्यू जो है इसको भी आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो, ये सेकंड रैंक टेंसर है। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं उनका ट्रेस भी नॉन ज़ीरो होता है, और उनका एक और पार्ट भी होता है जो कि ट्रेसलेस होता है लेकिन वो सिमेट्रिक होता है। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। उसको मैं कोई और नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल डी कह देता हूँ। तो डी अगर सिमेट्रिक है तो इसका एक सिमेट्रिक पार्ट होगा, ये इसका सिमेट्रिक पार्ट है, और इसको यूं भी लिखा जा सकता है, ये एंटी सिमेट्रिक पार्ट है। लेकिन ये अगर मैं कह रहा हूँ अगर ये ज़ीरो है, ये अगर ज़ीरो है तो फिर क्या होता है कि इसका सिर्फ एक सिमेट्रिक पार्ट रह जाता है। लेकिन मैं कह ये रहा हूँ कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को यूँ लिखा जा सकता है कि दिस इज़ वेल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, या फिर जी म्यू न्यू, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ जी म्यू न्यू यहाँ पे आइडेंटिटी है क्योंकि हम यूक्लिडियन स्पेस में बात कर रहे हैं। बट टाइम्स इट्स ट्रेस, और फिर एक और पार्ट होता है, उसको मैं डी टिल्डा कह देता हूँ। लेकिन ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये ट्रेस लेस होता है लेकिन सिमेट्रिक होता है, क्योंकि डी खुद सिमेट्रिक है तो डी टिल्डा भी सिमेट्रिक होना चाहिए। अब आप ऊपर देखो, ये हो ये रहा है यहाँ पे कि ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये कह रही है कि बी का जो सिमेट्रिक पार्ट है, बी का जो सिमेट्रिक पार्ट है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका सिर्फ ये वाला पार्ट है जो कि प्रोपोर्शनल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, राइट। लेकिन उसका कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो कि ट्रेसलेस हो, ये बता रही है ये इक्वेशन। ओके, इसका ये मतलब है, देखो मैं ये सारा मिटा दूं, इसका ये मतलब है कि बी जो है उसका एक पार्ट है जो कि प्रोपोर्शनल है आइडेंटिटी मैट्रिक टेंसर के, जिसको मैं कहूँगा ये, और लैम्डा कोई नंबर है, और एक इसका एट मोस्ट कोई एंटी सिमेट्रिक पार्ट हो सकता है, बिकॉज ऊपर वाली इक्वेशन बी के एंटी सिमेट्रिक पार्ट के बारे में कुछ भी नहीं कह रही। लेकिन ये वो कह ही रही है ऊपर वाली इक्वेशन कि बी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो कि ट्रेसलेस हो लेकिन सिमेट्रिक हो, राइट। तो एम जो है वो एंटी सिमेट्रिक है और बी के बस दो पार्ट्स हैं, राइट। अब इट टर्न्स आउट कि ये जो दोनों टर्म्स लिखी हुई हैं ये अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस को इम्प्लाई करती हैं। वेल, अगर मैं सिर्फ पहली टर्म की बात करूँ, ये वाली टर्म, तो अगर मैं सिर्फ ये वाली टर्म की बात करूँ, यदि कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एम म्यू न्यू इज़ ज़ीरो, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स की ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है वो हमें पता है कि वो ये होती है, लेकिन हमने वेल नीचे लिख लेते हैं एक्स म्यू, सॉरी, लेकिन मैंने म्यू की जो फॉर्म है वो ये ली हुई है, लेकिन मैंने अभी ये कहा है कि बी जो है वो सिर्फ ये है, लेकिन अब मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, राइट। सो इसको लिखा जा सकता है यूँ, और अब इसको मैं, आपको शायद लगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, लेकिन इसकी एक वजह है जो मैं जो करने लगा हूँ। वेल, अभी तक जो मैंने लिखा है वो ये है। वजह आपको पता है, वजह यही है कि मैं इसके जनरेटर्स फाइंड करना चाहता हूँ। तो इसको मैं यूँ लिखूँगा, इसके में अगर अभी तक तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये लिखी हुई है
म्यू इंडेक्स को नीचे करके, लेकिन अगर मैं इनके सारे इंडेक्सेस अब रेज कर दूँ उसमें तो कोई मसला नहीं है। तो मैं इसको अब यूँ लिख सकता हूँ, वही जो ट्रिक मैंने पहले लगाया था। या ओके राइट, और फिर मैं आई और माइनस आई खुद से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। और फिर मैं यूँ लिख देता हूँ। राइट, तो बिल्कुल ये वैसे ही बन गया जिस तरह जनरेटर के लिए होना चाहिए। तो ये जनरेटर है उस ट्रांसफॉर्मेशन का जो कि तब हम देखेंगे जब बी ये हो। ठीक है, अब अगर आप सिर्फ यहाँ पे देखो, ये वाली इक्वेशन देखो, अगर आप सिर्फ, तो हो ये रहा है कि वेल ओके, सो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर मैं इसको एक और तरीके से लिखूँ, दिस इज 1 प्लस लेमडा टाइम्स एक्स म्यू। तो एक्स म्यू जो है उसके सामने सिर्फ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस को हम डायलेशन कहते हैं कि x गोज टू फॉर एग्जांपल 1 प्लस समथिंग टाइम्स x। तो एक x जो वेक्टर जो है इस जिस स्पेस की आप बात कर रहे हो स्पेस में, उसकी लेंथ आप बढ़ा या घटा रहे हो और कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसको हम डायलेशन कहते हैं। और ये नीचे जो हमने जनरेटर फाइंड किया है, इसको जनरेटर को हम कहते हैं डी, डायलेशन की वजह से। ठीक है, तो ये दरअसल डायलेशन है। तो इसका मतलब है कि B अगर ये होगा तो उससे डायलेशंस जनरेट होंगी। ओके, अब बात करते हैं इस टर्म की। तो B अगर ये होगा तो क्या होगा? वेल वो ये वाला केस इतना मुश्किल नहीं है कोई, कि B अगर M म्यू न्यू है, और M म्यू न्यू जो है वो क्या होगा, वो एंटीसिमेट्रिक है, हमें पता है। वेल ये होने के लिए लैम्डा ज़ीरो होना ज़रूरी है क्योंकि पहली टर्म ज़ीरो है B की। अब तो अब अगर आप एक्स म्यू की ट्रांसफॉर्मेशन लिखो, वेल म्यू नीचे रख लो, क्योंकि हमारे पास बी में म्यू नीचे है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ बी म्यू नीचे, बाद में आप रेज भी कर सकते हो। ओके राइट, तो अब ये जो चीज़ है ये दरअसल बता रही है हमें कि हो दरअसल ये रहा है कि रोटेशंस हो रही हैं। अब आपने अगर क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ी हुई है तो आपको पता है कि रोटेशंस जो है एंटीसिमेट्रिक मैट्रिसेस से जनरेट होती हैं, राइट। तो उसके जो जनरेटर्स होते हैं वो भी एंटीसिमेट्रिक होते हैं अपने इंडिसेस के अंदर, और जो पैरामीटर्स होते हैं उनके ऊपर भी दो इंडिसेस होते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि ऐसा होगा कि पैरामीटर्स दो इंडिसेस रखते होंगे, तो यहाँ पे ऐसा होगा। अब इसके जनरेटर फाइंड कैसे करते हैं, वो करते हैं फाइंड। मतलब मैं कलर चेंज करता हूँ। ओके, सो एक्स म्यू जो है वो है ये। अब अगर आप चाहो तो आप इंडेक्स रेज भी कर सकते हो आसानी के लिए। ओके, सो इसको बिल्कुल वैसे ही मैनिपुलेट करेंगे। यस, अब इसको आप यूं भी लिख सकते हो कि इट इज़ एक्स म्यू प्लस एम अल्फा न्यू, सॉरी इसको नहीं, इसको नीचे कर लो। अब एक चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि m जो है वो अपने इंडिसेस में एंटीसिमेट्रिक है। तो चूंकि ये अपने इंडिसेस में एंटीसिमेट्रिक है तो मैं और इसके इंडिसेस हैं क्या, इसके इंडिसेस हैं अल्फ़ा और न्यू। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसको यूँ लिख लूँ 1/2 और 1/2, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब अगर मैं ये करूं कि यहाँ पे न्यू और अल्फा को आपस में एक्सचेंज कर दूं, तो चूंकि m एंटीसिमेट्रिक है तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इन दोनों इंडिसेस को रीनेम कर सकता हूँ। अब मैं रीनेमिंग कर रहा हूँ, मैं एक्सचेंज नहीं कर रहा। मैं न्यू को
अल्फ़ा और अल्फ़ा को न्यू कर दूंगा सिर्फ इस सेकंड टर्म के अंदर, रीनेम कर रहा हूँ मैं सिर्फ। तो उससे ये होगा कि मैं यूं वापस आ जाऊंगा जिस तरह पहले था, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, राइट। और अब आप यूं लिख सकते हो +1/2 टाइम्स दिस, और अब मैं इसको एक ख़ास तरह से लिखूंगा यूं, इस तरह से। अब मैं इसको लिख सकता हूँ यूं 1 + i मुझे चाहिए, जैसे कि जनरेटर के लिए चाहिए होता है हमेशा, और -i मैं आगे इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें। -i होल मल्टीप्लाइड बाय x न्यू। इसको अब यूँ लिख सकते हो 1 + i। अब आप देख सकते हो कि ये जनरेटर की फॉर्म इख्तियार कर रहा है ये चीज़, और ये पैरामीटर है, तो मैं 2 को पैरामीटर्स में एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। तो हमारे पास कुछ यूँ बनेगा, क्योंकि पैरामीटर जो है उसको आप क्या कहते हैं, रीडिफाइन कर सकते हो, कोई मसला नहीं। अगर ना भी करो तो इतना कोई मसला नहीं है 2 को एब्जॉर्ब पैरामीटर्स के अंदर। अगर आपने क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ी हुई है तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में 2 आता है, तो ना भी अब एब्जॉर्ब करो तो इतना कोई मसला नहीं है। ओके, सो हमारे पास कुछ यूँ बनेगा माइनस होल मल्टीप्लाइड बाय दिस। और अब आप देख सकते हो कि ये जो है ये जनरेटर है, राइट। तो इसको हम कहते हैं अल्फा न्यू, राइट। अगर आपने पहले भी शायद पहले भी इसके बारे में सुना हो, और अगर आपने मेरा क्वांटम फील्ड थ्योरी का कोर्स देखा हुआ है तो आपने वहाँ पे तो डेफिनेटली देखा होगा कि मैंने डिराइव किया था ये कि ये जो जनरेटर्स हैं ये दरअसल लॉरेंस ग्रुप के जनरेटर्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो जहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हैं, यानी कि रोटेशन एंड लॉरेंस बूस्ट्स वगैरह। ओके, सो इसका मतलब है कि अगर मैं समराइज़ करूँ अभी तक की बातें, तो बी म्यू न्यू जो है उसको मैंने कहा था कि लिखा जा सकता है यूं। तो ये हमें देती है डायलेशंस, ये वाली टर्म जो है पहली वाली, और ये हमें देती हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर रोटेशंस कहना बेहतर होगा, क्योंकि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम में रोटेशंस हैं, और अब तो हम खैर यूक्लिडियन स्पेस में काम कर रहे हैं, तो अब तो सब कुछ ही रोटेशन है। ओके, तो हमने एप्सिलॉन की 2 टर्म्स की बात कर ली है। हमने कहा था कि एप्सिलॉन की ये 3 टर्म्स हो सकती हैं, ये टर्म और ये टर्म। हमने पहली 2 टर्म्स की बात कर ली है। अब बात करते हैं तीसरी टर्म की। सो तीसरी टर्म को पहले हम लिखते हैं। ओके, सो एप्सिलॉन जो है अगर वो है यूं, तो एक चीज़ तो आप इमीडिएटली देख सकते हो वो ये है कि C जो है, जो कि एक 3rd रैंक डेंसर है, उसमें उसको सिमेट्रिक होना चाहिए न्यू और अल्फ़ा में, क्योंकि ये इसकी समेशन हो रही है x न्यू और x अल्फ़ा के साथ, लेकिन x न्यू और x अल्फ़ा जो है वो सिमेट्रिक है न्यू और अल्फ़ा में। तो इसका मतलब है कि C को सिमेट्रिक होना चाहिए न्यू और अल्फ़ा के अंदर। मैं ये कहना ही चाह रहा हूँ, सिमेट्रिक होने का मतलब ये है कि ये है इक्वल इसके, ठीक है, ये मतलब है सिमेट्रिक होने का। म्यू के लिए ये बात सही नहीं है, लेकिन पहले वाले इंडेक्स के बारे में। ओके, सो अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्रैक करने के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए जो कि हमने डिराइव की थी पहले, जो कि है ये वाली इक्वेशन, ये जो बॉक्स्ड इक्वेशन है, राइट। ओके, सो ये वाली इक्वेशन जो है इसको मैं लिखता हूँ। तो ये इक्वेशन कुछ यूं है, ये सारी की सारी इस पे ऑपरेट हो रहा है। तो अब हमारे पास एप्सिलॉन म्यू अगर ये है, तो देखते हैं कि ये इक्वेशन हमें क्या कहती है, क्या बताती है। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं
ये चीज़। सो व्हाट इज़ दिस, ये जो है ये है, एंड आई होप कि अब आप ये तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव लेना कौन सा मुश्किल काम है। आई होप कि आप ये कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ स्टेप्स सारे करूँगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन ना भी करूँ तो आई थिंक आप फिर भी कर सकते हैं। ये याद रखने की ज़रूरत है कि सी कांस्टेंट है। Sorry. Yeah, okay, that makes sense. लेकिन अब सेकंड टर्म में मैं ये यूज़ करूँगा चीज़ के सी जो है वो अपने आखिरी दो इंडिसेस में सिमेट्रिक है, राइट। लेकिन अगर आप इंडिसेस को रीनेम करो तो आप देख सकते हो कि दोनों टर्म सेम है, राइट। तो ये हमारे पास ये आ चुका है। ओके, सो ये चीज़ क्या है, अब ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे दोबारा से एप्सिलॉन की वैल्यू चाहिए। अब डमी इंडिसेस जो है वो आप ध्यान से चुनने हैं, इस तरह की कुछ रिपीट ना हो। ओके, राइट, अगेन इसकी प्रॉपर्टी के ये सिमेट्रिक है दोनों इंडिसेस में। ओके, सो अब हमने काफ़ी हद तक इक्वेशन को ख़त्म कर लिया, तो अब हम अपने पार्ट्स को रखते हैं सारे के सारे। तो नीचे से शुरू करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे ये आएगा और राइट हैंड साइड पे ये सारे का सारा ऑपरेटर अप्लाई होगा इस पे, लेकिन इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये है। तो करते हैं इसको अप्लाई। तो दिस इज इक्वल टू 1/d। एक मिनट, या ओके, राइट। सो अब हम ये यूज़ करते हैं। इसमें 2 का फैक्टर है, 2 यहाँ रख सकते हैं, लेकिन फिर ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो 2 को भूल जाते हैं। अब इसमें भी डमी इंडिसेस है, लेकिन डमी इंडिसेस ऐसे चुनने हैं कि कुछ रिपीट ना हो। तो मैं ये चुन लेता हूँ ऐसे, राइट। सो अब इसको अब यूँ लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू g टाइम्स दिस। अब मैं पार्शियल डेरिवेटिव लगाता जाता हूँ, क्योंकि 3 दफ़ा हमने पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करने हैं इस पे, लेकिन c पे तो खैर अप्लाई नहीं होंगे, सिर्फ x पे अप्लाई होंगे। तो मैं उसके स्टेप्स लिख देता हूँ कि क्या आएगा आंसर। सो हमारे पास कुछ यूँ होगा, मैं d जानबूझ के इस तरह लिख रहा हूँ किसी वजह से। सॉरी, राइट। अब तीनों में आप इसको कॉन्ट्रैक्शंस कर सकते हो जो होती हैं यहाँ पे, राइट। अब एक काम कर सकते हैं हम कि हम ना एक नया वेक्टर डिफाइन करते हैं, बी कह सकते हैं इसको या कुछ और भी कह सकते हैं,
लेकिन इसका इस बी का उस बी से ताल्लुक नहीं है जो हमने पीछे बात की थी, वो एक सेकंड रैंक टेंसर था, लेकिन ये एक वेक्टर है, ये कुछ नया है। इसको हम इस तरह डिफाइन कर रहे हैं, डिवाइड बाय डी। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जो होगी ये बन जाएगी बी न्यू, ये बन जाएगा बी म्यू, और ये बन जाएगा बी अल्फा। तो मैं इसको नीटली लिख सकता हूँ, राइट। तो ये हमें मिलता है अभी तक, ठीक है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इस एक्सप्रेशन की। तो अब इस एक्सप्रेशन को मैं यूज़ करता हूँ। हम याद करते हैं कि एप्सिलॉन का जो एक्सप्रेशन था वो ये था कि इट इज़ दिस थिंग, राइट। लेकिन अब अगर मैं इसकी जगह ये सारा रख दूँ, और इंडिसेस को अप्रोप्रिएटली चेंज करना है आपने, तो ये बनता है, सॉरी या ओके, या ओके, बी बीटा म्यू बी अल्फा, राइट। सो इसमें जो अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रैक्शंस बनती हैं वो मैं कर देता हूँ। तो पहली टर्म में आता है एक्स म्यू और बी टाइम्स एक्स। बी टाइम्स एक्स इसलिए है क्योंकि पहली टर्म में कुछ ये आ रहा है, तो ये बी एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, प्लस एक्स म्यू, दूसरी टर्म में भी बी टाइम्स एक्स आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ लास्ट टर्म में कुछ यू मिल रहा है हमें, राइट। दिस इज जस्ट एक्स टाइम्स एक्स बी म्यू। इसका मतलब है कि हमारे पास पहली टर्म जो खैर दो दफ़ा है, बी टाइम्स एक्स म्यू माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ई एप्सिलॉन म्यू जो है उसको यूँ लिखा जा सकता है, राइट। अब x की ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगी, वो कुछ यूं है, माइनस दिस थिंग। अब आप इंडेक्स रेज भी कर सकते हो आसानी के लिए, राइट। अब एक काम करते हैं, हमने इसका जनरेटर कैलकुलेट करना है ऑब्वियसली, तो वही जो मैनिपुलेशन हम अभी तक करते आए हैं वही करेंगे दोबारा, राइट। और इसको फिर हम जानते हैं कि ये चूँकि इसके इक्वल है तो ये भी सही कर देते हैं टाइम बचाने के लिए, क्योंकि आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आई कैन डू दिस ऑल डे, आई जस्ट लव दिस सब्जेक्ट। खैर ओके ओके ओके। सो अब इसको हम दोबारा जिस तरह हम हमेशा आई और माइनस आई इंट्रोड्यूस कर देते हैं वो कर देते हैं। तो आई इंट्रोड्यूस कर देते हैं, माइनस आई इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन एक्स म्यू को हमने बाहर निकालना है जानबूझ के, क्योंकि आपको पता है कि एक्स म्यू को हमेशा बाहर निकालना होता है हमने जनरेटर्स फाइंड करने के लिए। सो 2 टाइम्स बी डॉट एक्स, ठीक है, ये एक टर्म होगी, माइनस एक्स, राइट, और एक्स म्यू को बाहर निकालना है, ठीक है। तो फिर एट द एंड हम लिख सकते हैं 1 प्लस आई माइनस, राइट, माइनस ओके, लेकिन अभी तक ये उस फॉर्म में आया नहीं है जिस फॉर्म में इसको जनरेटर की फॉर्म जो होती है, क्योंकि इसमें मैंने कोई पैरामीटर बाहर नहीं निकाला। तो पैरामीटर क्या होना चाहिए यहाँ पे, आसान है देखना कि पैरामीटर जो है वो b है। तो b को बाहर निकालने से पहले ये जो b डॉट एक्स है ना, इसको मैं अब लिखता हूँ, इसको लिख सकते हैं b अल्फा एक्स अल्फा, ठीक है। कोई भी आप डमी इंडेक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और चूंकि यहाँ पे b के ऊपर न्यू है, यहाँ पे b अल्फा कर दो, क्योंकि डमी इंडेक्स आप रीनेम तो कर सकते हो। अब b को बाहर निकालना बड़ा आसान हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आई बी अल्फा,
माइनस आई टू एक्स अल्फा एक्स न्यू पार्शल न्यू माइनस एक्स स्क्वायर दिस थिंग राइट और एक्स न्यू राइट। अब ये उस फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में जनरेटर होना चाहिए। सो ये जो सारे का सारा आर है जो कि पैरामीटर बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जनरेटर है। और आप देख सकते हो कि इसके ऊपर एक इंडेक्स है अल्फा, तो इसको हम कहते हैं के अल्फा। माइनस एक्स स्क्वायर दिस थिंग। तो ये जो है, अब अभी तक मैंने ये बात नहीं बताई कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रा लेस वेल नोन है। इसको हम कहते हैं SCT ट्रांस। इसका मतलब है स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। इसको SCT कहते हैं। इसको देखने के कई तरीके हैं, लेकिन अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। लेकिन मैं समराइज कर दूं कि हमने क्या किया कि हमने 4 तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस की बात की है जो कि कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकती हैं। उनमें से एक तो थी ट्रांसलेशंस, जिसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, ये इन्फिनिटेसिमल फॉर्म है सारी की सारी। इसका जनरेटर जो है चेन, वो P न्यू है माइनस दिस थिंग। उसके अलावा डायलेशंस, जिसको आप इन्फिनिटेसिमल फॉर्म में यूँ लिख सकते हो 1 प्लस लैम्डा। इसका जो जनरेटर है वो D से रिप्रेजेंटेड है। और आप एक चीज़ नोट करो कि डायलेशन जनरेटर पे कोई इंडेक्स नहीं है, तो ये 1 जनरेटर है, ओनली 1 जनरेटर। P पे आप देख सकते हो एक इंडेक्स है, तो जितनी डायमेंशन होगी स्पेस की उतने जनरेटर्स होंगे, बिकॉज उतने डायरेक्शंस में ट्रांसलेशंस हो सकती हैं। ओके, रोटेशंस। इसका जो इन्फिनिटेसिमल फॉर्म है वो है एक्स म्यू, और एक एक एंटीसिमेट्रिक टेंसर था, वो मल्टीप्लाई होता है। इसका जो जनरेटर है वो है एल म्यू न्यू आई टाइम्स, मैं ये पीछे से निकाल के लाता हूँ, ये हमने जो डिराइव किया था ये, राइट। सो इट्स म्यू न्यू न्यू न्यू, राइट। और लास्ट ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं उनको हम कहते हैं स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस, जिसको आप यूँ लिख सकते हो कि एक्स म्यू प्लस 2 टाइम्स बी डॉट एक्स न्यू माइनस एक्स स्क्वायर बी न्यू। और इसके जो जनरेटर्स हैं इसको आप के म्यू लिख सकते हो, वो जनरेटर ये आपके सामने है, यानी कि ये जनरेटर है इसका। राइट। सो ये हैं 4 तरह की कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस और इनके जनरेटर्स, राइट। अब अगली वीडियो में, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में काफ़ी कैलकुलेशन थी, तो अगली वीडियो के लिए फिर आप तैयार हो, क्योंकि अगली वीडियो में हम इन तमाम के तमाम जनरेटर्स के कम्यूटेशन रिलेशंस कैलकुलेट करेंगे, और उन कम्यूटेशन रिलेशंस के कलेक्शन को हम कहते हैं कन्फॉर्मल अलजेब्रा। लेकिन अभी तक हमने वो कैलकुलेट किए नहीं है, लेकिन ये दरअसल कन्फॉर्मल जनरेटर्स हैं। ये जनरेटर्स जो कि ट्रांसलेशंस के हैं, ये जनरेटर जो कि डायलेशन का है, और ये जनरेटर जो कि रोटेशंस का है, और ये जनरेटर जो कि स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस का है। तो ये कन्फॉर्मल जनरेटर्स हैं। सो इनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे।